हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है जिसमें हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, हाउ इट इज़ एम्प्लॉयड इन मॉडर्न डे रिसर्च। और दूसरा पार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये इसकी एप्लीकेशंस क्या है। हम जो भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं वो प्रिंसिपल किसी काम के नहीं होंगे अगर उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना हो, इससे कोई हमें ह्यूमन काइंड को कोई फ़ायदा ना पहुंच रहा हो, है ना। तो इसीलिए सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक एक करके पढ़ेंगे दोनों को। पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। शुरू करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, नाम से ही पता चल रहा है देयर इज सम टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग एम्प्लॉयड इन द बायोलॉजिकल फील्ड्स, है ना। तो अगर मैं बायोलॉजी को किसी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करूं जिससे मैं कुछ आउटपुट निकाल सकूं, कुछ अप्लाई कर सकूं, कुछ एप्लीकेशन निकाल सकूं, दैट फील्ड इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। मेनली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजी की फील्ड्स आ जाती हैं। जैसे कि अगर मैं फार्माकोलॉजी बोलता हूँ, वो भी एक टाइप की टेक्नोलॉजी ही है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम रख सकते हैं। बी कीपिंग है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रख सकते हैं। और हर छोटी से बड़ी चीज़ जिसमें बायोलॉजी को मैनिपुलेट करके हम लोग अपने लिए कुछ आउटपुट निकाल रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन निकाल रहे हैं, वो हर एक चीज़ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाएगी। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना है वो बायोटेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है वो एक्चुअली में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डील करता है, क्योंकि मॉडर्न डे रिसर्च मोस्टली डीएनए मैनिपुलेशन पे ही काम कर रही है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को विद रिस्पेक्ट टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। तो अब क्वेश्चन आता है कि हर आदमी अपने हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है, तो क्या इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है या नहीं है। इसीलिए एक बॉडी है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन प्रोवाइड की है बायोटेक्नोलॉजी की। वो क्या है देखते हैं। वो कहते हैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB कहती है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी is the integration of natural science. It is the integration of natural science with organisms, cells, parts thereof, molecular analogues for products and services. Basically same definition ही है कि अगर हम नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी सेल से या सेल के पार्ट से, मॉलिक्यूलर एनालॉग से, जिससे हम कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक, ओके। अब क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है और बोर्ड तुम लोगों का परसों ही है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को थोड़ी पेस में करेंगे, जल्दी करेंगे, ताकि हम जल्दी खत्म कर पाए चैप्टर। ओके, तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में आगे। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है। वन इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर इज टू मेंटेन अ स्टेराइल कंडीशन, जहां पे हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करता हूं तो यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन या मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, ठीक है। क्यों स्टेरिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर हमने कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है और हम उसको कंटेमिनेटेड स्पेस में रखें,
किसी कंटेमिनेटेड जगह पे हम अपने कल्चर को रखें तो उसमें अनवांटेड चीज़ें ग्रो कर जाएंगी, विच इज़ नॉट गुड। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे प्रिंसिपल आना चाहिए, दीज आर टू प्रिंसिपल्स। स्टेप्स इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें या स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेप्स आते हैं। हमें पता है हमको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करना है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम करते क्या है, हमें जो जीन एक्सप्रेस करानी होती है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो सब एक्चुअली में डीएनए के एक्सप्रेशन से बनती है। डीएनए टू आरएनए कन्वर्जन होता है, आरएनए टू प्रोटीन बनती है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन ही सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं और उनके और भी बहुत सारे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रोल्स देखे जाते हैं हमारी बॉडी में। ओके, तो जब भी हम लोग को प्रोटीन बनाना है, कोई भी मान लो प्रोटीन है जो हमारे इंटरेस्ट में है, जिसको हम बनाना चाहते हैं, तो हम उसकी स्पेसिफिक जीन अपने जेनोमिक डीएनए से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उस डीएनए को या उस जीन को ग्रो करते हैं और फिर उस जीन के एक्सप्रेशन से हमारी जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है जो हम बनाना चाहते हैं वो हम बनाते हैं कल्चर में या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। यही है बेसिक सा फंडा हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ओके, इसके लिए हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग को निकालना होता है हमारा स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि हमको जो प्रोटीन बनानी है उसका जीन कौन सा है। तो पहला स्टेप यही होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं, नेक्स्ट चीज है कि हमको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना होता है किसी सूटेबल होस्ट के अंदर, जहां पे हम इसके एक्सप्रेशन को कराते हैं। हम इस जीन को जहां पे एक्सप्रेस करेंगे उस होस्ट को हमको देखना होता है और उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है इस जीन को। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन टू सुटेबल होस्ट। ओके, टू सुटेबल होस्ट। और सिर्फ इंट्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, हमको उस होस्ट के अंदर इस जीन को बरकरार रखना है, इस जीन को ग्रो कराना है। क्योंकि अगर ये जीन ग्रो ही नहीं करेगी, होस्ट मर जाएगा, तो फिर इसको डालने का भी कोई फायदा नहीं है ना। तो हम लोग को मेंटेन करना है होस्ट को, मेंटेन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द होस्ट, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ होस्ट। ठीक है, एंड इट्स एक्सप्रेशन। ठीक, तो ये 3 स्टेप्स हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। ओके, अब देखते हैं आगे की चीज कि ये कैसे किया जाता है एक्चुअली में। तो उसको पढ़ने से पहले हमको 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। देखते हैं, एक सेल जो होता है, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए तो प्रेजेंट है। हमें पता है कि डीएनए इज अ बेसिक एंटिटी जिसमें हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर डीएनए तो होना ही है। ठीक, तो डीएनए होगा इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए होता है। ठीक, ह्यूमंस के सेल में भी अपना डीएनए होता है। लेकिन बैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि उसमें ये डीएनए तो है, इसको हम कहेंगे जेनोमिक डीएनए, क्योंकि ये मेन डीएनए है जिसमें जेनोमिक इंफॉर्मेशन है। ठीक, ये है जेनोमिक डीएनए। इसके अलावा भी बैक्टीरिया में एक दूसरा डीएनए होता है, ठीक, जो कि जेनोमिक डीएनए नहीं है। ठीक है, ये एक एसेसरी डीएनए है, ये ऐसा डीएनए है जिसके ना होने से भी बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा, फर्क पड़ भी सकता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता रहेगा, वो मरेगा नहीं। ठीक है, ये जो डीएनए है इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, और ये प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, वो हम देखेंगे आगे क्यों इंपॉर्टेंट है।
ठीक, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर एक ही जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एक होता है जीनोमिक डीएनए और दूसरा होता है प्लाज्मिड डीएनए। ओके, ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे हम इस प्लाज्मिड को एक्सप्लॉइट करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ओके, अगर कोई कहता है प्लाज्मिड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट्स एन एसेसिव डीएनए या इट्स अ सेकेंडरी डीएनए, इट्स अ सेकेंडरी डीएनए present in bacteria और स्ट्रक्चर से देखने को मिल रहा है कि इट इज अ स्मॉल सर्कुलर एंड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए, एंड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। ठीक है, ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। ओके, तो ये चीज है कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मतलब क्या, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मतलब कि इसका जो रेप्लिकेशन है ये जब डिवाइड करता है तो ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होता अपने डिवीजन के लिए। जीनोमिक डीएनए अपना अलग डिवाइड करेगा, ये अपना अलग डिवाइड करेगा, ये अपना अलग एक्सप्रेस करेगा, ये अपना अलग एक्सप्रेशन करता है। कोई भी चीज ऑटोनोमस तभी कहलाती है जब वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ओके, चलते हैं आगे। तो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको एक जीनोमिक डीएनए से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मान लो ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक जीन है जिसको हम एक्सप्रेस कराना चाहते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट लोग अगर किसी बैक्टीरिया में ग्रो कराना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक प्लाज्मिड डीएनए ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक प्लाज्मिड डीएनए लिया है। ओके, हमने लिया एक प्लाज्मिड डीएनए। ठीक, हमने लिया एक प्लाज्मिड डीएनए। हम क्या करते हैं, हम इस प्लाज्मिड डीएनए को कट करते हैं। ठीक है, हम इसको कट कर देते हैं बाय यूजिंग सर्टेन एंजाइम्स जो कि कट करने में हेल्प करती हैं, जिनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसको कट करने के बाद हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर जोड़ देते हैं। ठीक है, और जब ये जुड़ जाता है ये डीएनए, तब जो हमारे पास प्लाज्मिड बनता है, ठीक है, तब जो हमारे पास प्लाज्मिड बनता है उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, मान लो ये है वो प्लाज्मिड, मान लो ये वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो इसीलिए ये जो प्लाज्मिड नया बना है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, बिकॉज इट हैज न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन। ठीक, तो दिस इज रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ओके, तो ये होता है रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को अगर मैं किसी एक सूटेबल होस्ट यानी कि सूटेबल बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करा दूं तो ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करेगा, है ना, ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करेगा। जब ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करेगा तो ये एक्सप्रेस भी करेगा। जब ये एक्सप्रेस करेगा तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाली है यहाँ पे वो भी खुद को एक्सप्रेस करेगी, यानी कि वो प्रोटीन भी बनेगी जो हम बनाना चाह रहे थे। यानी कि इसके एक्सप्रेशन से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सप्रेस करेगा और हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमको मिलेगा। ओके, दिस इज नथिंग बट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ग्रो करा रहे हैं, एक्सप्रेस करा रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में फॉर आवर यूज। ओके, अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जब हम इस प्लाज्मिड को यहाँ पे डालते हैं तो ये प्लाज्मिड डिवाइड करता है। तो एक प्लाज्मिड पहले होता है, फिर उससे दो प्लाज्मिड बनते हैं, फिर उससे और प्लाज्मिड बनते हैं, फिर उससे और प्लाज्मिड बनते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड जैसे जैसे रेप्लिकेट करता जाता है वैसे वैसे प्लाज्मिड का नंबर इंक्रीज होता जाता है। और ये सारे के सारे प्लाज्मिड जो है इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होता है, इसीलिए हम इन सबको क्लोन्स बोलते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज
क्लोनिंग, ठीक, इसी को हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक। तो क्लोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। यही जो प्रोसेस है छोटा सा, इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में कि ये कैसे होता है, ओके। देखते हैं एक एक करके। तो जो सबसे पहली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंप्लॉय की गई थी वो दो साइंटिस्ट ने की थी 1972 में, ठीक है। 1972 में दो साइंटिस्ट ने पहली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंप्लॉय की थी, जिनका नाम था हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन, ओके, एंड स्टैनली कोहेन, ठीक। हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन ने पहली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंप्लॉय की थी बैक्टीरियम में ही, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, उसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक। इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, इसका प्लाज्मिड इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक। इसके प्लाज्मिड के अंदर उन्होंने एक दूसरे बैक्टीरियम से जीन ऑफ इंटरेस्ट एक निकाला, दैट वाज कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे बैक्टीरिया लेट अस से ई कोलाई, तो उन्होंने ई कोलाई से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, GOI जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, दैट वाज कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन्होंने निकाला और इस जीन को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इस प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है। और यहां से उनके पास एक नया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन के आया जिसको उन्होंने बोला रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, और इसको फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया एक बैक्टीरियम के अंदर जिसको हमने कहा ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई के अंदर उन्होंने डाल दिया इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को, जिससे हुआ ये कि जैसे ही ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड वहां पे गया ई कोलाई में, तो उसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई किसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन टू प्रूफ कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंप्लॉय की जा सकती है, ओके, ठीक। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इसके अंदर तो गया है, लेकिन इसको हमने कट कैसे किया है ना। तो इसको कट किया गया था बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक एंजाइम जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक, उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। तो ये चीज की गई थी यहाँ पे, ओके। अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन सी चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट हो सकती है या होती है, दैट इज द टूल्स रिक्वायर्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखते हैं टूल्स। मेनली 5 टूल्स की हमको ज़रूरत होती है, ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो 5 टूल्स की ज़रूरत है। पहला जो टूल है वो है कि हमको एक प्लाज्मिड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और उस प्लाज्मिड को कट करने की जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक। तो प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि प्लाज्मिड जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट के अंदर डाल रहा है। तो कोई भी चीज जो कैरी करती है किसी चीज को, दैट इज नोन एज वेक्टर। तो यहाँ पे हमको एक वेक्टर की जरूरत है और मेनली वेक्टर की तरह कौन एक्ट करता है, प्लाज्मिड, ठीक। तो प्लाज्मिड की जरूरत है, वेक्टर की जरूरत है। दूसरा हमको एक होस्ट की जरूरत है जिसके अंदर हम अपने डीएनए को एक्सप्रेस कराएंगे और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तीसरा हमको एंजाइम्स की जरूरत है, 2-3 एंजाइम्स हैं उनकी जरूरत है। हमको चाहिए कट करने वाली एंजाइम, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए हमको, ठीक। दूसरा हमको चाहिए जोड़ने वाली एंजाइम, लाइगेज कहते हैं उसको, और पांचवा हमको चाहिए पॉलीमराइज करने वाली एंजाइम जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, हम यहाँ पे पॉलीमरेजेस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 5 टूल्स हैं जो हमको चाहिए होते हैं किसी भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली एम्प्लॉय करने के लिए। देखते हैं एक एक करके
कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इन सभी चीज़ों में। ओके, पहले देखते हैं सबसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, पहला जो टूल है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो नेचर में नेचुरली भी पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मैनमेड है या सिंथेटिक है, ये नेचर में नेचुरली पाई जाती है और इसका काम होता है कट करना डीएनए को। डीएनए को कट कर रही है, यानी कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज की जाती है किसी बैक्टीरिया के द्वारा। हमें पता है कि जैसे हम लोग को इन्फेक्ट करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमें डिजीज कॉज करते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी डिसऑर्डर्स कॉज करने वाले बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिनको हम बैक्टीरियोफाजिस बोलते हैं। वो बैक्टीरियोफाजिस करते क्या है, वो अपना डीएनए इकोलाई या किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं उनके अंदर, यानी कि एक पैरासाइट की तरह उसमें रहते हैं। ठीक, तो उसी डीएनए को किल करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनके प्लाज्मिड में, उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट करती है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू कट the DNA of bacteriophages। ठीक है, और ये चीज फॉर द फर्स्ट टाइम देखी गई थी इन 1963। ठीक, तो 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पहली बार देखा गया था कि ऐसी कोई एंजाइम थी जो डीएनए को कट कर रही थी एट स्पेसिफिक पोजीशंस। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज भी देखी गई थी, एक और एंजाइम भी देखी गई थी जिसको हम कहते हैं मिथाइलेजिस, जो कि डीएनए को कट करने नहीं देती है। अगर मिथाइलेजिस प्रेजेंट है किसी मीडियम में तो वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देती है डीएनए पे, और वो मिथाइल ग्रुप के एडिशन से होता क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये इनएक्टिव हो जाती हैं उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर डीएनए को कट नहीं कर पाती हैं जिसमें हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया होता है। ओके, तो यहाँ पे मिथाइलेजिस को भी डिस्कवर किया गया था। ठीक, तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट तो करती है डीएनए को, लेकिन उनकी कटिंग किस तरह से होती है, कहाँ पे कट करती है, वो चीज देखते हैं हम लोग। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप की होती हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वेयर दे कट द डीएनए। दो टाइप की है। पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक, और दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक, उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए को एट द एंड्स कट करती है। अगर मैं यहाँ पे डीएनए बनाता हूं, ठीक है, तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है अगर वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव करा रही है एंड से, ठीक है, उसको हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। दे कट और दे रिमूव द बेसेस फ्रॉम द एंड्स। ठीक, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो होती है जो डीएनए को सेंटर यानी कि बीच से कट करती है किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन से। ठीक है, तो ये बीच में कट करती है एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, दे कट इट एट द मिडल, मिडल नहीं बोल सकते हैं, इन बिटवीन द डीएनए, इन बिटवीन द डीएनए एट स्पेसिफिक बेसिस। ठीक, या एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, एट स्पेसिफिक बेसिस वो कट करते हैं। ओके, चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ओके, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है मैंने बताया कि वो डीएनए में कहीं बीच में कट करती हैं। ठीक, अगर वो बीच में कट कर रही हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर साइट को पकड़ रही हैं जहां पे उसको कट करना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि वो कहीं बीच में कट कर रही है तो वो कहीं भी कट कर सकती हैं, वो कहीं भी नहीं कट करती, दे कट द डीएनए एट वेरी स्पेसिफिक साइट्स। ठीक है, और वो स्पेसिफिक साइट्स जो है उनको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। ओके, देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है
वो कट करती हैं एट रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक, ये जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये रिकॉग्निशन साइट्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब कि जैसा हम उसको आगे से रीड करेंगे, अगर हम उसको पीछे से रीड करना शुरू करें तो उसमें जो रीड आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया जाता है, जैसे हम बोलते हैं मलयालम। ठीक, मलयालम हम लोग यहां से पढ़ते हैं तो भी वो मलयालम ही है, और अगर हम उल्टा भी पढ़ते हैं तो भी वो मलयालम ही है ना। तो जो चीज सीधा भी सेम रीड देती है, उल्टा भी सेम रीड देती है, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनका जो कट साइट्स है, रिकॉग्निशन साइट्स है, वो हमेशा ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। ओके, एक एग्जांपल मैं तुम लोग को बताता हूं कि एक हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं इको आरआई। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं इको आरआई या फिर इको आर1। ठीक, ये डीएनए को कट करती है एट अ प्लेस जहां पे बेस पेयर का सीक्वेंस होता है GAATTC। ठीक, और अगर मैं इसका उल्टा पढ़ता हूं तो C जो है वो G के साथ बेस पेयरिंग करता है, T A के साथ करता है, A T के साथ करता है और G C के साथ करता है। ओके, ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम मानता हूं तो नीचे वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहां से इसको रीड करना शुरू करता हूं तो ये आ जाएगा GAATTC। अगर मैं यहां से नीचे से इसको रीड करना शुरू करता हूं तो ये अगेन आ जाएगा GAATTC, है ना। तो ये दोनों ही एंड से GAATTC ही आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है जहां पे इको R1 कट करती है। ओके, जो इको R1 है वो एक्चुअली में कट कहां करती है इस सीक्वेंस में, वो कट करती है इस G और A के बीच। ठीक है, मतलब कि वो यहां पे कट करती है, और जिस बॉन्ड को वो कट करती है वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि जो डीएनए है उसकी बैकबोन बनी होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं, ये जो डीएनए है उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को कट करती है। ओके, तो ये G और A के बीच कट लगाती है। जब कट लग जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, G और AATTC अलग चला जाता है। ठीक, और नीचे वाले स्ट्रैंड में भी यही हो जाता है, CTTA यहां बचता है और यहां बचता है G। अब इस प्लेस में हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मिड को भी काट सकती है। ओके, चलते हैं आगे। तो ये तो बात हुई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, जो कि पहला टूल था। अब सेकंड टूल क्या है? सेकंड टूल है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का मतलब होता है कि सम एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन लाइगेशन रिएक्शन। लाइगेशन मतलब कि जोड़ना। अभी तक हमने देखा तोड़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको प्लाज्मिड को कट करना होता है, लेकिन हमको जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं किसी भी कट प्लाज्मिड में तो हमको उसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होती है वो होती है डीएनए लाइगेज। ठीक है, इट्स अ लिंकिंग एंजाइम। ठीक है, इट्स अ लिंकिंग एंजाइम। ओके, और ये जो लिंक बनाती है ये दो तरह से बनाती है, दो तरह से नहीं, दो चीजों के बेसिस पे लिंक बनता है। हमने ये पढ़ा कि जो भाई इको R1 कट कर रही है उससे कुछ एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, GAATTC। ठीक, G के पास खाली स्पेस है, AATTC के पास भी खाली स्पेस है। हमें पता है डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड रहना चाहता है ना। तो यहाँ पे और जो ये बेसिस है
ये हमेशा ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अपने सामने वाली स्ट्रैंड से, ठीक। तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये चिपकने लग जाएंगे, है ना। ये जो चिपकने की एबिलिटी है या टेंडेंसी है उसी को हम कहते हैं स्टिकी नेचर। तो जब भी इको R1 कट करती है किसी डीएनए को तो वो जो एंड्स प्रोड्यूस करती है उन एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, मतलब कि उनमें स्टिक करने की टेंडेंसी पहले से ही होती है। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टिकी एंड्स, ओके, बिकॉज ऑफ कैपेसिटी या टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करती है, ओके। अब चलते हैं आगे। जो ये डीएनए लाइगेज है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं इन्वॉल्व है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट फॉर्म कर लेंगे, लेकिन डीएनए लाइगेज जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसको तोड़ा गया था पहले, क्योंकि ये बैकबोन को जोड़ रही है। ये तो इंटरैक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन बैकबोन को जोड़ने का काम जो है वो हमारे पास है डीएनए लाइगेज का, ओके। इसी के साथ साथ एक और एंजाइम है, हमको पता है, डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज होती है हमें पता है इट्स अ पॉलीमराइजिंग एंजाइम, नाम से ही पता चल रहा है। ये डीएनए को रेप्लिकेट कराने में हेल्प करती है, इट्स अ रेप्लिकेटिंग एंजाइम। ये रेप्लिकेशन कराने में हेल्प करती है, ओके, ठीक। ये तो होगा 3 टूल्स जो कि एंजाइम्स के अंडर आते हैं। जो चौथा टूल है उसको हम कहते हैं वेक्टर, और वेक्टर के अंदर हम लोग मेनली पढ़ते हैं प्लाज्मिड्स को, ठीक है। ये है प्लाज्मिड्स, ठीक। और प्लाज्मिड में हमने देखा कि प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ओके। अब ये जो प्लाज्मिड है ये वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। अगर इसको एक वेक्टर की तरह एक्ट करना है तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ये हम देखते हैं, ठीक। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो प्लाज्मिड है इसमें रेप्लिकेशन यानी कि डिवाइड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल भी दिया और ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो फिर तो इसके एक्सप्रेशन से बहुत कम अमाउंट ऑफ जीन ऑफ डीएनए जीन या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हमको, ठीक है। तो यानी कि इसके पास रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और रेप्लिकेशन जो है वो तभी शुरू होता है अगर हमारे पास किसी डीएनए में एक साइट प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो वेक्टर जो है, क्लोनिंग वेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इट शुड पोजेस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसके साथ साथ इसके पास क्लोनिंग साइट्स का प्रेजेंस भी होना चाहिए। क्लोनिंग साइट्स का मतलब समझते हैं? क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है कि ऐसी साइट जहां पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया जा सके, ठीक है। क्लोनिंग साइट मतलब वो साइट जहां पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैं इंसर्ट कर पाऊं, और मेनली वो जो क्लोनिंग साइट होती है वो किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बीच प्रेजेंट होती है, ओके। इट इज प्रेजेंट जनरली प्रेजेंट between एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बीच ही प्रेजेंट हम इसको कराते हैं, आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि क्लोनिंग वेक्टर के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि वो बार बार रेप्लिकेट कर सके। एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, वो साइट जहां पे हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा सके। उसके अलावा एक जो वेक्टर है उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स का भी होना जरूरी है, सिलेक्टेबल मार्कर्स का होना जरूरी है। अब व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर्स, देखते हैं हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिलेक्शन कराते हैं, है ना, वो मार्कर्स जो हमको ये बताते हैं
कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में गया भी है या नहीं गया है। जैसे मान लो हमने एक प्लाज्मिड लिया है, मान लो हमने एक प्लाज्मिड लिया, ओके, और हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ठीक। हमने भाई क्या किया, हमने सारी की सारी एंजाइम डाल दी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दी, लाइगेज डाल दी, पॉलीमरेज डाल दी एक टेस्ट ट्यूब में, इन दोनों को डालने के बाद, ठीक। और फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई अब तो ये इसमें इंट्रोड्यूस हो गया होगा, लेकिन क्या कंफर्मेशन है इसकी, हो सकता है इंट्रोड्यूस हुआ हो सकता है ना भी हुआ हो, है ना। तो वो हमको कैसे कंफर्म हम कर पाए कि ये इसके अंदर चला गया है, उसके लिए ही जो मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं मार्कर्स को हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको ये पता करने में हेल्प कर रहे हैं कि वेदर आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन इंसर्टेड इन प्लाज्मिड और नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे, होता ये है कि भाई जो हमारा कोई भी प्लाज्मिड है उसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी जीन जो कुछ चेंज कॉज करती है एक सिस्टम में आफ्टर इट इज बीन इनएक्टिवेटेड, ठीक है। देखते हैं पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बारे में। एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBr322, PBr322, प्लाज्मिड बोलिवर एंड रोड्रिग्विज 322, ठीक है। तो PBr322 एक प्लाज्मिड है जिसमें जो मेन चीजें हैं वो मैं बना के दिखा देता हूं PBr322 की। PBr322 के पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिसको हम कहते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। दूसरी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक। ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन PBr322 के पास प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं दोनों में से किसी एक के अंदर हम डालते हैं किसको, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक। अगर हमें इसके अंदर डालना है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को तो यहाँ पे हमको इसको कट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कट साइट की प्रेजेंस होना भी जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है BAM-H1 कट साइट्स, ठीक है। BAM-H1 कट साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसमें प्रेजेंट होती है PST1 एंड PBU1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कट साइट्स, ठीक है। तो अगर हमको इसमें इंसर्ट करना है तो हम इससे कट करेंगे, अगर हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है तो हम इन दोनों में से किसी एक से कट कर सकते हैं, ठीक। इससे होगा क्या, जब हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ इसके अंदर ले आएंगे तो क्या ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एक्टिव रहेगी, नहीं रहेगी। जब ये रेजिस्टेंस जीन एक्टिव नहीं है तो वो बैक्टीरिया जिसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको जब मैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम में रखूंगा तो क्या वो ग्रो कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो जीन थी जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस कॉज करा रही थी उसके अंदर तो मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। अब क्योंकि मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल दिया है तो वो खुद एक्टिवेटेड नहीं है, वो अब इनएक्टिव हो गई है, इनएक्टिवेटेड हो गई है। और इसी चीज को मैं कहता हूं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसी चीज को मैं कहता हूं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलता हूं मैं इस चीज को, ठीक। अब इससे हम सिलेक्ट कैसे कराते हैं वो देखता हूं। देखो मान लो मेरे पास PBr322 था, यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी, यहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थी, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया मान लो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मीडियम के अंदर। अब मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया है, इस पूरे वेक्टर को इंसर्ट कर दिया किसी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक। मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है, ओके। अब मैंने इसको एक कल्चर पे ग्रो करा दिया,
ठीक, मान लो ये 2-3 कॉलोनीज हमारे पास ग्रो कर गई हैं इसी बैक्टीरिया की। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने इस कल्चर प्लेट को ग्रो कराने की कोशिश की एक दूसरी कल्चर प्लेट में, जिसमें मैंने एक एंटीबायोटिक डाल दी जिसको मैंने कहा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, मैंने इस मीडियम में एम्पिसिलिन डाल दी है। ठीक है, एम्पिसिलिन मैंने डाल दिया इसमें। ठीक, और फिर मैंने इन कॉलोनीज को उठा के इसमें ग्रो कराने की कोशिश की। तो क्या होगा, होगा ये कि सारी कॉलोनीज ग्रो कर जाएंगी इस मीडियम में भी। क्यों? क्योंकि इन सभी कॉलोनीज में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसमें रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। कौन सा रेजिस्टेंस जीन? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। जब रेजिस्टेंस है उसमें एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, तो वो उसके एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे भी ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी इसमें अफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कि सारी की सारी कॉलोनीज यहाँ ग्रो कर जाएंगी। लेकिन अगर मैं इन्हीं कॉलोनीज को एक दूसरी कल्चर प्लेट पे ग्रो कराना चाहूँ जिसमें मैंने डाल दिया है टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडी को, एंटी बायोटिक को, तो क्या सारी की सारी कॉलोनीज ग्रो करेंगी? सारी की सारी कॉलोनीज में से कुछ कॉलोनीज नहीं भी ग्रो करेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर डाला हुआ है क्या? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से ये जो जीन है ये इनएक्टिव हो गई है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो गई है। तो वो बैक्टीरियल कॉलोनीज जिसमें ऐसे प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे। ठीक है, मान लो इन कॉलोनीज में से इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गई है। ठीक है, और इन तीनों के पास इंसर्ट नहीं हुई है, तो ये तीन तो यहाँ पे ग्रो कर जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जिसको ग्रो करना चाहिए था वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेटेड है, उसका हो चुका है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, तो इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्लाज्मिड जो है वो उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है और किस में नहीं गया है। जो कॉलोनी ग्रो नहीं की है उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, ऐसी कॉलोनी को हम ग्रो कराएंगे, बाकी कॉलोनीज को हम ग्रो नहीं कराएंगे। ठीक है, अब ये जो टेक्निक है जिसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी टीडियस है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें हमको मल्टीपल प्लेटिंग्स करनी पड़ रही है, 1 2 3 प्लेटिंग करनी पड़ रही है। इससे एक बेटर टेक्नोलॉजी भी है जिससे हम सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जेकब एंड मोनोड का एक्सपेरिमेंट जो था लैक ऑपेरॉन का। ठीक है, वहाँ पे एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करने वाली जीन जिसको हम कहते हैं लैक-जेड जीन। वो जो लैक-जेड जीन है वो कोड करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, पर यहाँ पे एक और सिंथेटिक सबस्ट्रेट होता है जिसका नाम होता है एक्सगॉल, और वो जो एक्सगॉल है उसको भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करती है। लेकिन उसके ब्रेकेज से, यानी कि एक्सगॉल के ब्रेकेज से होता ये है कि जब उसका ब्रेकेज होता है तो वो ब्लू कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ब्लू कलर कॉलोनीज अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक्सगॉल का ब्रेकडाउन हो रहा है, और एक्सगॉल का ब्रेकडाउन करता कौन है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक, तो अगर मेरे पास एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करने वाली जीन प्रेजेंट है जिसको मैं कहता हूँ लैक-जेड जीन। ठीक, ओके, इस लैक-जेड जीन के अंदर
अगर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, ठीक, और फिर इस प्लाज्मिड को मैंने इंसर्ट कर दिया है किसी एक बैक्टीरियम के अंदर, ठीक, अगर मैं इस बैक्टीरियम को एक कल्चर प्लेट पे ग्रो करता हूं, ठीक, और इसकी अलग अलग कॉलोनीज आती हैं और इस कल्चर मीडियम में मैं डाल देता हूं एक्स गॉल को, तो होगा क्या, वो बैक्टीरियल कॉलोनीज जिसके अंदर ये लैगजेड जीन एक्टिव है वो इस एक्सगॉल को ब्रेक करके ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देंगी, और वो बैक्टीरियल कॉलोनीज जिसके अंदर ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया हुआ है, जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया हुआ है, उसमें तो ये लैगजेड इनएक्टिव है। अगर ये इनएक्टिव है तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये जो लैगजेड है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एक्सगॉल की ब्रेकडाउन भी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कॉलोनी ब्लू नहीं हो पाएगी। तो ये एक और मोड ऑफ सिलेक्शन है जिसमें ब्लू वाइट सिलेक्शन हो रहा है। जो कॉलोनीज ब्लू है उसमें इंसर्शन नहीं हुई है जीन ऑफ इंटरेस्ट की, और जो वाइट रह गया है उसमें इंसर्शन हुई है मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। मान लो ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया और ये वाइट रह गया, यानी कि इसमें हुआ है क्या, इंसर्शन, ठीक है, इसमें हुआ है इंसर्शन, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक, और बाकी सब ब्लू हो गए हैं, इसीलिए इन सब में इंसर्शन नहीं हुआ है मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक। तो ये दो हैं मेथड्स, इन्हीं को हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी कि ब्लू वाइट सिलेक्शन, ठीक, और एक को हम कहते हैं क्या, एक को हम कहते हैं सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक। तो एक वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर का भी होना जरूरी है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड ही एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट कर सकता है या फिर और भी कोई चीज एक्ट कर सकती है सिलेक्टेबल मार्कर की तरह, है ना। आंसर है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बैक्टीरियम, बहुत सारे वायरसेस, कैंसरस जीन्स, कैंसरस सेल्स एक्ट कर सकते हैं सिलेक्टेबल किसी वेक्टर की तरह, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस इन्फेक्शन करते हैं, है ना। जब वो इन्फेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं वायरसेस, वो अपने डीएनए को हमारे बॉडी के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अगर मैं वायरस के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देता हूं और उसको फिर अपनी बॉडी के सेल से इन्फेक्ट कराता हूं, तो क्या वो वायरस मेरे बॉडी के सेल के अंदर अपना डीएनए फिर से इंसर्ट नहीं करेगा, करेगा। जब वो अपना डीएनए इंसर्ट कर रहा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बॉडी के सेल में अपने आप इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन तो वो वैसे ही कर रहा है। ऐसे हर चीज़ जो इन्फेक्टिव है ना, जो कोई डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, जो अपने डीएनए को किसी दूसरे सेल में इंसर्ट कर रहा है या कर सकता है, वो हर एंटिटी एक्ट कर सकती है वेक्टर की तरह, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ बैक्टीरिया है और ये है एक बैक्टीरियोफाज जिसको हम कहते हैं, जो कि वायरस होते हैं, ठीक है। ये वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ये इसके पास आता है और अपना डीएनए जो है वो इस बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देता है। अगर मैं इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं तो जब ये इस डीएनए को यहाँ पे डाल रहा होगा तो क्या मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। इसी चीज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होते हैं वो प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में रूट्स के सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भाई बैक्टीरिया है, इसके पास होता है अपना जीनोमिक डीएनए और अपना प्लाज्मिड होता है। इसके प्लाज्मिड को मैं कहता हूँ टीआई प्लाज्मिड, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी बोलते हैं इसको।
इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं टी डीएनए, ठीक, यानी कि ट्यूमरस डीएनए, ठीक, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विरुलेंस ऑफ दिस बैक्टीरियम। ये बैक्टीरियम जो है ये एक डिसऑर्डर कॉज करता है जिसको हम कहते हैं रूट नॉट डिसऑर्डर। ये मेनली डाइकॉट प्लांट्स जो है उनकी रूट्स को इन्फेक्ट करके उनमें ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में भी टी डीएनए के कारण, ठीक है, जो टी डीएनए है उसके कारण वो ट्यूमर कॉज करता है। अगर मैं इस टी डीएनए को डिलीट कर दूं इस प्लाज्मिड से और उसकी जगह मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं यहाँ पे, तो वो फिर ट्यूमर नहीं कॉज कर पाएगा, है ना, क्योंकि मैंने टी डीएनए तो हटा ही दिया है। तो अब ये ट्यूमर कॉज नहीं कर सकता है। अब ये करेगा क्या, ये अपना प्लाज्मिड तो इंसर्ट करेगा किसी दूसरे प्लांट बॉडी में, लेकिन टी डीएनए इंसर्ट नहीं करा पाएगा। ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कराएगा उस प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस एज अ वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि कैंसरस वायरसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक। ये जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं ये भी हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कैंसर कॉज करते हैं। अगर मैं उनकी कैंसरस या विरुलेंट जीन को हटा दूं, डिलीट कर दूं और उसकी जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं जस्ट लाइक दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, तो फिर क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है। अगेन वायरस तो अंदर जाएगा लेकिन वो विरुलेंस नहीं शो कर पाएगा, मतलब कि वो कैंसर नहीं कॉज कर पाएगा, वो सिर्फ मेरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट उस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा पाएगा, ठीक है। तो ये और भी इन्फेक्टिव बैक्टीरियल एंड वायरल पॉपुलेशंस हैं जो कि वेक्टर की तरह एक्ट कर सकती हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये तो हमने देख लिया टूल्स, है ना। अब इस टूल्स में जो लास्ट चीज आती है वो है होस्ट, है ना। सूटेबल होस्ट का होना भी बहुत जरूरी है। मान लो हमने एक वेक्टर लिया और उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की किसी होस्ट में, पर वो होस्ट परमिएबल ही नहीं है अपने वेक्टर के लिए, प्लाज्मिड के लिए, तो फिर क्या ही फायदा हुआ उसमें हम उसको रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने का, है ना। इसीलिए एक होस्ट यानी कि सूटेबल होस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ओके। देखते हैं क्या होता है। जो होस्ट है मेनली हमको क्या करना है, अपना जो प्लाज्मिड है रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड उसको मुझे इंसर्ट करना है इस होस्ट के अंदर, है ना। ये जो इंसर्शन है ये इस तरह डायरेक्टली नहीं किया जाता है। इस इंसर्शन को करने के लिए एक कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं। पहले तो हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। होस्ट अपनी नेचुरल स्टेट में किसी भी प्लाज्मिड को इंसर्ट नहीं होने देता है अपने अंदर। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई जो प्लाज्मिड है, हालांकि वो बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसी भी बैक्टीरियम की, किसी भी सेल की, वो उतनी उसमें पोरस नहीं है कि वो इतने बड़े प्लाज्मिड को अपने अंदर इंसर्ट करा सके। दूसरी बात यह है कि जो डीएनए होता है इट इज़ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक नेचर है, यानी कि न्यूट्रल पीएच पे इस पे नेगेटिवली चार्ज रहेगा, है ना। यानी कि ये पोलर नेचर का होता है। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, है ना। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। अब जब ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो कैसे ये किसी बैक्टीरियम के अंदर या फिर किसी सेल के अंदर जा सकता है? हाइड्रोफिलिक नेचर की चीज हाइड्रोफोबिक चीज को क्रॉस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चीजें है ना, ऑपोजिट चीजें से मतलब अलाउ नहीं करती एक दूसरे को। और हमें पता है कि जो किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। तो अब कोई हाइड्रोफोबिक चीज जो है उसके अंदर कोई हाइड्रोफिलिक चीज नॉर्मली इंसर्ट नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसीलिए हमको होस्ट को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है टू अलाउ दिस प्लाज्मिड इनसाइड इटसेल्फ, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग? कॉम्पिटेंट बनाने की प्रोसेस को पढ़ते हैं।
कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट को अगर मुझे कॉम्पिटेंट बनाना है तो करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे इस होस्ट सेल को ट्रीट करना पड़ेगा किसी डाईवैलेंट कैटायन के साथ। डाईवैलेंट कैटायन समझ रहे हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम टाइप, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हो, Mg2+, Ca2+, ठीक है। Mg2+ और Ca2+ ये डाईवैलेंट कैटायन है। इनके साथ जब हम ट्रीट करते हैं किसी भी बैक्टीरियम को या किसी भी सेल को, तो होता ये है कि ये जो कैटायंस हैं ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोर्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक। जब ये उसकी पोर्स पे अटैच हो जाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस हैं और डीएनए नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए है, प्लाज्मिड है, वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कहीं कहीं पे आने लग जाता है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने प्लाज्मिड को लेते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और इन दोनों को एक मीडियम में रख देते हैं और इस मीडियम को हम लोग हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक का मतलब समझ रहे हैं? हीट शॉक का मतलब ये है कि इसको हम 42 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टाइम के लिए रखते हैं, लेटर से 5 मिनट, और अचानक से उसको उठा के हम लोग बर्फ के ऊपर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं। ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं। पहले 42 पे रखेंगे, फिर 0 पे, फिर 42, फिर 0, फिर 42, फिर 0, है ना। तो इससे क्या है, जो बैक्टीरिया है या जो सेल है वो शॉक रह जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हीट शॉक। और इसी शॉकिंग की वजह से ये अलाउ कर लेता है अपने अंदर इस प्लाज्मिड को, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हीट शॉक मेथड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इनसाइड द होस्ट, ठीक। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम लोग अपना जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है या जो हमारा डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको इंसर्ट कर सकते हैं किसी होस्ट से। जैसे कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं जीन गन। जीन गन को हम लोग बायोलिस्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक। बायोलिस्टिक्स में हम लोग करते क्या है, बायोलिस्टिक्स में हम लोग हैवी पार्टिकल्स, हैवी एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड एंड टंगस्टन, गोल्ड एंड टंगस्टन जैसे हैवी इनर्ट मॉलिक्यूल, हैवी एंड इनर्ट मेटल्स, और इनर्ट मेटल्स को के ऊपर हम लोग कोटिंग करते हैं किसकी, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की। मान लो ये है एक गोल्ड का पार्टिकल, इसके ऊपर मैंने अपने डीएनए की कोटिंग कर दी है और इसको हम लोग एक बुलेट की तरह यूज करते हैं और इसको फायर करते हैं किसी एक सेल के अंदर। तो ये इसके अंदर चला जाएगा और इसके ऊपर चढ़ी हुई है लेयर हमारे डीएनए की, तो अपना डीएनए भी इस सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं जीन गन, ठीक। तो जीन गन जो है ये मेनली यूज होता है प्लांट्स के लिए, ठीक। ये यूज होता है मेनली प्लांट्स के लिए, और चीजों के लिए भी यूज होता है पर मेनली प्लांट्स। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शंस। माइक्रो इंजेक्शंस बिल्कुल वैसा ही है। हम क्या करते हैं, एक माइक्रो निडल के थ्रू अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट सीधा इंट्रोड्यूस करते हैं किसी सेल के अंदर। एक अगर मैं वेग सा डायग्राम बनाता हूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो ये है एक इंजेक्शन, ये है माइक्रो निडल, इसको हम लोग पुश करके इसके अंदर हम लोग अपना डीएनए डालते हैं और इस डीएनए को हम लोग इस माइक्रो निडल के थ्रू किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। मेनली ये यूज होता है एनिमल्स में, ठीक। या फिर हम लोग एक और टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजेंस को यूज करना, ठीक है। डिसआर्म्ड पैथोजेंस की मदद से भी हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल सकते हैं किसी दूसरे
सेल की बॉडी में। ओके, तो ये है कुछ टेक्निक्स जिसकी मदद से हम लोग डीएनए को इंसर्ट करते हैं होस्ट में। ओके, चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एक ब्रीफ फ्लो चार्ट, जिसकी मदद से हम लोग ये समझेंगे कि भाई कैसे हो रही है ये रिकम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस। ठीक है, एकदम शुरू से हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और उसको हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है किसी प्लाज्मिड में। ठीक, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए से निकालेंगे वो भी तो देखना चाहिए हमको। देखते हैं, मान लो हमारी बॉडी में एक जीन है जो कि कोड करती है इंसुलिन के लिए। मान लो इंसुलिन एक प्रोटीन है ना, एक हार्मोन है जो कि प्रोटीनिशियस नेचर का है, और हमें पता है प्रोटीन जो है वो डीएनए के एक्सप्रेशन से बनता है। तो उसकी एक स्पेसिफिक जीन हमारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी। क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए प्लस प्रोटीन, तो वो डीएनए पे प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे एक जीन होगी जो इंसुलिन को कोड कर रही होगी। ठीक, पर वो जीन कहाँ प्रेजेंट होगी? वो जीन होगी ह्यूमंस के न्यूक्लियस में, उसमें डीएनए के अंदर। ठीक है, अगर हमको वहां से निकालनी है ये जीन, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस पूरे सेल को तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस सेल को पहले हमको तोड़ना पड़ेगा, इसके साइटोप्लाज्म को हटाना पड़ेगा, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा, इसके अंदर जितने भी और मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको हटाना पड़ेगा। यानी कि हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी डीएनए एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस चालू। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। हम लोग डीएनए निकाल सकते हैं तीन चीज से, एक एनिमल से, एक प्लांट से, एक बैक्टीरिया से। चार चीजों से हो सकता है, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया या फंजाई। ठीक है, तो देखते हैं इन सब से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया या फिर फंजाई। ठीक, हमें पता है कि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, तो यहाँ पे हमको सेल वॉल तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, प्लांट्स में हमको सेल वॉल होती है, हमको ये चीज़ पता है, जो कि सेलुलोज की होती है, इसीलिए हम इसको एक एंजाइम से ट्रीट करते हैं जिसका नाम होता है सेलुलेज। ठीक, इससे ट्रीट करने पे क्या होगा? ये टूट जाएगा, इसकी सेल वॉल टूट जाएगी, पर अभी सेल पूरा नहीं टूटा है। बैक्टीरिया जो है उसमें हम क्या करेंगे? उसकी भी पास सेल वॉल है, उसको ब्रेक करने के लिए हम उसको एक एंजाइम से ट्रीट करते हैं जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करता है। पेप्टिडोग्लाइकन इज बेसिकली द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी है, इसलिए हम उसको ट्रीट करते हैं काइटिनेज से। ठीक है, लेकिन एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं है, तो हम यहाँ पे सेल वॉल को ब्रेक करने वाली कोई भी एंजाइम यहाँ पे नहीं डालते हैं। ठीक है, जब इसकी सेल वॉल टूट गई है तो अब इसके पास प्रेजेंट क्या है? इसके पास प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं कुछ डिटर्जेंट्स, क्योंकि डिटर्जेंट्स ही वो चीज़ होती है जो कि फैट्स को डिसॉल्व करती है, और हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर विच इज फैटी इन नेचर। ठीक है, डिटर्जेंट्स। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई है तो साइटोप्लाज्म एक्सपोज है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, आरएनए है, डीएनए भी है। तो हम लोग को सिर्फ डीएनए चाहिए, इसलिए हम लोग बाकी चीज़ को ब्रेक करने वाली एंजाइम डाल देते हैं। जैसे फैट्स को तो डिग्रेड हम कर चुके हैं, प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हम यहाँ पे प्रोटीएज डाल देते हैं, आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए हम यहाँ पे आरएनएज डाल देते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम डाल के बाकी चीज़ों को डिग्रेड कर देते हैं। तो एंड में जो हमारे पास चीज़ बचती है दैट इज प्योर डीएनए। ठीक, इस तरह से हमने डीएनए यानी कि पूरे जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक, लेकिन पूरे जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का तो हमारा मोटिव था ही नहीं। हमारा मोटिव था इंसुलिन की जीन या फिर एक स्पेसिफिक जीन को एक्सट्रैक्ट करना, जो कि इसी डीएनए में है, लेकिन यह डीएनए बहुत बड़ा है ना। देखते हैं हम लोग कैसे इसी डीएनए से अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक,
मान लो कि एक डीएनए इतना बड़ा है, ठीक है, ठीक, और इसमें जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ इतने पार्ट में है, ठीक। हमें तो नहीं पता है कि वो यहां प्रेजेंट है ना। तो हम करते क्या है, हम इस पूरे डीएनए को कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है। और ये चीज हमें पहले से पता होती है कि इस जीन के आसपास कौन सी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कट साइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने इसको कट कर दिया। मान लो इसको कट करने के लिए जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाली है उसने यहाँ पे भी कट किया है, यहाँ पे भी कट किया है, यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, ठीक है। इस हिसाब से इस पूरे डीएनए में 1 2 3 4 5 डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, है ना। लेकिन हमको सिर्फ चाहिए कौन सा चाहिए था, ये वाला चाहिए, है ना। अब हमको क्या करना है, इन सारे फ्रेगमेंट में से ये 3 वाला फ्रेगमेंट ही सिर्फ और सिर्फ निकालना है ना। अब ये सारे फ्रेगमेंट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में ये सारे फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें से हमको सिर्फ ये वाली पॉसिबिलिटी चाहिए, है ना। इसी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीएनए is done by a process known as gel electrophoresis, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखते हैं क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है अभी बताता हूं। होता ये है, नाम से ही पता चल रहा है जेल, यानी कि हम एक जेल बनाएंगे इस प्रोसेस में और उसको फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस में उसमें डीएनए को रन कराएंगे, ठीक। हम यहाँ पे एक जेल बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का जिसका नाम होता है एगरोस जेल, ठीक है, एगरोस जेल, ठीक। ये जो एगरोस जेल है ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना होता है जिसको हम कहते हैं अगर अगर। ये अगर अगर जो है ये हमको रेड एल्गी से मिलता है, ठीक। हम इसका यहाँ पे जेल बना लेते हैं, ओके, ठीक। इस जेल के अंदर हम लोग एक वेल बनाते हैं और इस वेल में हम अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मटेरियल है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है उसको डाल देते हैं। मान लो इसके अंदर हमने डाल दिया ये पूरा मटेरियल, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस जेल को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से, ठीक। यहाँ पे हम रखते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हम रखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं और रन कराते हैं हमारे इस मटेरियल को। ये मटेरियल रन भी करेगा कि नहीं, ये मटेरियल बिल्कुल रन करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए जो है वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज है और उसको हम दौड़ा रहे हैं, उसमें उसको हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट कर दिया है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन अपने साइज के बेसिस पे। मान लो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए है, ठीक है, 4 फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए है। मान लो एक फ्रेगमेंट है 700 बेस पेयर का, एक है 1000 बेस पेयर का, एक है 400 बेस पेयर का और एक है 100 बेस पेयर का, ठीक। जिसमें से हमारा जो जीरो ऑफ इंटरेस्ट है वो मान लो है 700 बेस पेयर का, ठीक। जो हल्का है वो तेजी से भाग जाएगा, जो भारी है वो धीरे भागेगा, लेकिन बैंड कितने मिलने चाहिए? 4, है ना। तो मान लो यहाँ पे 4 फ्रेगमेंट्स अलग अलग स्पीड से भागे हैं, ठीक। जो सबसे दूर भागा है वो सबसे हल्का है, यानी कि ये 100 बेस पेयर का है। जो उससे पास है वो 400 बेस पेयर का है
जो उससे पास है वो 700 का है, और जो सबसे पास है वो 1000 बेस पेयर का है। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट 700 बेस पेयर का है। ठीक, तो जब हम इसको भगा देंगे ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस में, तब यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट सा बैंड निकल के आएगा 700 बेस पेयर का, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो डीएनए है ये हमको ऐसे ही नेकेड आइज से विजिबल नहीं होता है, इसको देखने के लिए हमें यूवी लाइट का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने अगरोस जेल के अंदर एक सब्सटेंस डाला है जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक, ये जो इथिडियम ब्रोमाइड होता है ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में कलर देता है, और ये इथिडियम ब्रोमाइड हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में इंटरकैलेट करता है। ओके, तो क्योंकि ये इथिडियम ब्रोमाइड हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स में इंटरकैलेट किया हुआ है, इसीलिए जब भी हम यूवी लाइट डालेंगे इसके ऊपर, ठीक, तो ये हमको चारों बैंड्स दिखाई पड़ेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर में। ठीक है, ये हमको दिखते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर में। ठीक, तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। ओके, अब जब वो हमको यूवी लाइट की प्रेजेंस में ब्राइट ऑरेंज दिख रहे हैं तो हम उसको काट के निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम लोग उसको फर्दर प्यूरिफाई करेंगे बाय नेक्स्ट स्टेप नोन एज एल्यूशन। ठीक है, तो एल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ प्यूरिफिकेशन स्टेप, जिससे कि हम इस जेल में प्रेजेंट डीएनए से जेल हटा देते हैं और सिर्फ अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को कंसंट्रेट कर लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में। ओके, तो वो चीज़ है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां से हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक, अब जब हम इसको प्योरीफाई कर लेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तब हम उसको इंटीग्रेट करा सकते हैं किसी प्लाज्मिड के साथ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे और उसके बाद इसको डाल देंगे इस प्लाज्मिड के अंदर। ठीक, और इस प्लाज्मिड को हम लोग फिर किसी होस्ट के अंदर डाल देंगे और फिर इसकी हम कराएंगे ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करने के बाद हमें हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो ये है कि कई बार जो डीएनए हमको इंसर्ट करना होता है प्लाज्मिड के अंदर, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में निकल के आता है। ठीक है, और क्योंकि ये इतना कम है, इसीलिए हम इसको अगर उसमें इंसर्ट करना भी चाहे फिर भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस डीएनए को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, और हमें पता है डीएनए जो है उसकी एम्पलीफिकेशन होती है डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। ठीक, और डीएनए रेप्लिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, पर हम उसको सिंथेटिकली भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग पीसीआर भी बोलते हैं, पीसीआर। ठीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, जिसको मैं पीसीआर बोल रहा हूं, इट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये भी एक टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन ही है। फर्क इतना है कि ये बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, 2 घंटे के अंदर हमको बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाती है किसी एक पर्टिकुलर डीएनए की। ओके, करते क्या है हम लोग, हमको बेसिकली करना क्या है, एक डीएनए से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करानी है किसकी, हमारे डीएनए सेगमेंट की, क्योंकि वो बहुत ही कम है। और कम डीएनए को अगर हमको बहुत रैपिडली ग्रो कराना है तो उसकी एक्सपोनेंशियल यानी कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, n इज इक्वल टू एन नॉट 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला। ओके, करते क्या है हम, इसमें 3 स्टेप्स हैं इसके, देखते हैं कौन से 3 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन।
दूसरा स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं अनीलिंग। डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। नाम से ही पता चल रहा है पहले स्टेप का, डीनेचुरेशन मतलब हम इसमें डीएनए को डीनेचर कर रहे हैं। हमें पता है हमारा जो डीएनए होता है ऐसा होता है और ये आपस में दोनों स्ट्रैंड्स कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से कनेक्टेड है एक दूसरे से, पर हमको अगर रेप्लिकेशन करानी है तो हमको इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना पड़ता है, यानी कि हमको इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और वो हम तोड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन, जिसमें हम इस डीएनए को हाई टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं अराउंड 94 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हम इसको इतने हाई टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे दिखने लग जाते हैं, अलग हो गए हैं ये। ठीक, ओके। जब ये अलग अलग हो जाते हैं तब हम इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इसमें ऐड करते हैं प्राइमर्स को। प्राइमर्स आर नथिंग बट दे आर ऑल्सो अ वेरी स्मॉल 15 to 20 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए सीक्वेंसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड है ये, तभी ये बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं डीएनए के स्ट्रैंड के साथ, बट दे आर वेरी स्मॉल। और इसको हम इसीलिए ऐड करते हैं यहाँ पे क्योंकि पॉलीमराइजेशन के लिए जो एंजाइम हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए रेप्लिकेशन को कंटिन्यू तो करती है पर इनिशिएट नहीं कर सकती है। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है डीएनए प्राइमर्स। ठीक है, इसीलिए हमको प्राइमर की जरूरत पड़ती है हमेशा ही, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज is only a polymerizing enzyme. It does not start the process of replication. ठीक है, it will only continue the process of replication और polymerization. ठीक, ओके, तो ये हमने डाल दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस डीएनए को 72 डिग्री सेल्सियस से ट्रीट करते हैं। होता क्या है, 72 डिग्री सेल्सियस इसमें यूज होने वाली पॉलीमरेज एंजाइम के लिए सबसे एफिशिएंट टेम्परेचर होता है। इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होती है उसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज, विच इज अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ये एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होती है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एक बैक्टीरियम से जिसका नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, ये थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट की जाती है। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि भाई टैग पॉलीमरेज हम पीसीआर में यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम इसको बहुत हाई टेम्परेचर से ट्रीट कर रहे हैं, 94 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, है ना, मेनली 94 की वजह से ही। क्यों, क्योंकि 94 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज होती हैं वो एक्टिव नहीं रह पाती हैं। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, और हमारी बॉडी की जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 37 पे ही एक्टिव है। 94 पे वो डीनेचर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी। इसीलिए हमको ऐसी एंजाइम की जरूरत है, ऐसी डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत थी जो कि 94 डिग्री सेल्सियस पे भी एक्टिव रह सके, विच इज हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज टैग पॉलीमरेज। ओके, तो ये चीज होती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब होगा क्या, जो दो डीएनए स्ट्रैंड हमने सिंगल स्ट्रैंडेड किए थे उसके ऊपर हो जाएगी पॉलीमराइजेशन। तो एक डीएनए स्ट्रैंड हमने लिया था, उससे हमने दो डीएनए स्ट्रैंड बना लिए हैं। अब ये प्रोसेस वापस से कंटिन्यू होगा, 2 से हम 4 डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे, फिर वो वापस से कंटिन्यू होगा तो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से इसकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती चली
जाएगी। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर एक डीएनए स्ट्रैंड से भी हम शुरू करें तो आफ्टर अराउंड 2 आवर्स वी एंड अप विद अराउंड 30 बिलियंस ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। 1 से बिलियन डीएनए सेगमेंट बना सकते हैं हम लोग विद इन 2 आवर्स ऑफ पीसीआर रिएक्शंस। और इसमें जनरली 30 साइकिल्स चलती हैं, 2 घंटे में अराउंड 30 साइकिल्स चलती हैं इस पीसीआर की। मतलब ये जो स्टेप्स हैं तीनों, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन के, ये 30 बार रिपीट होते हैं 2 घंटे के टाइम में। ओके, जिससे हम बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं किसी एक डीएनए सेगमेंट की। ओके, चलते हैं आगे। बाकी सारी चीज़ें हमने देख चुकी हैं। हमने देख चुका है कि हम कैसे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, कैसे हम उसको अपने वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हमें बस ये देखना है कि होस्ट के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है। होस्ट के अंदर अगर मैंने अपना डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसके बाद हमारे पास चलेगी एक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब मेनली यही है कि होस्ट के अंदर होता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन। ठीक है, और उससे बनता है हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमने बनाया अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये प्रोटीन जो है ये हमें एक्सट्रैक्ट करना है उस होस्ट से। ठीक है, और इसी एक्सट्रैक्शन को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स को। ठीक है, मतलब बायो रिएक्टर्स को नहीं, बायो रिएक्टर्स के अंदर तो ये एक्सप्रेशन हो रहा है। ओके, बायो रिएक्टर्स के अंदर तो ये एक्सप्रेशन हो रहा है, लेकिन एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक, तो बायोरिएक्टर्स जो होते हैं वो एक लार्ज चैम्बर्स होते हैं जिनके अंदर लार्ज स्केल एक्सप्रेशन होता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का, जहाँ से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है हमारी जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, बेसिकली बायोरिएक्टर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ होस्ट को फैसिलिटेट किया जाता है। एक्सप्रेशन तो वो खुद ही कर रहा है ना। बस हमको करना क्या है, हमको ये इंश्योर करना है कि जो होस्ट है वो प्रॉपरली ग्रो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कैसे करेगा ग्रो? अगर उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एयर अगर हम पहुंचाते जा रहे हैं तो वो ग्रो करता जाएगा, और ग्रो करेगा तो डिवाइड भी करेगा, डिवाइड करेगा साथ ही साथ रेप्लिकेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो हमारा बनेगा क्या? प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्रोटीन्स बनी है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग सम केमिकल टेक्निक्स, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, जैसे कि डिस्टिलेशन, बहुत सारी इस तरह की टेक्निक्स होती हैं। ये मेनली केमिस्ट्री पार्ट में चला जाता है ना, तो उनके थ्रू ये एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, और एक बार जब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं हमको प्योर फॉर्म में हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, उसके बाद हम करते क्या है, उसके बाद हम सिंपली उसको बेच देते हैं, है ना, ताकि हमको कुछ फ़ायदा मिल सके पैसों का। ओके, तो ये था तुम लोगों का चैप्टर, दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेनली इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं करा सकता हूँ, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एक बार पढ़ के समझ आ जाएंगी वो आप लोग खुद से कीजिएगा, जो कि इस चैप्टर का शुरुआत का और लास्ट के टॉपिक्स हैं। बीच में मेन इसमें बायोलॉजिकल टॉपिक्स हैं। तो हम देखते हैं कि मेन कौन सी जगह पर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस यूज़ की गई हैं। ठीक है, देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही यूज़ की गई हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है प्लांट्स में एप्लीकेशंस
और एक है एनिमल्स में एप्लीकेशन। एक है प्लांट्स में और दूसरा है एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में इसका रोल रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट एंड राइस वैरायटीज बनाई गई थी, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम सबको पता है, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें इसकी एप्लीकेशन देखी गई है वो है अपना, हम बोल सकते हैं बीटी प्लांट्स को बनाने में। और एक और चीज देखी जाती है जिसको हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ये तीन चीजें हैं प्लांट्स में। एनिमल्स में हम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, वो है रिकम्बिनेंट इंसुलिन का बनना, रिकम्बिनेंट इंसुलिन का बनना, और दूसरी चीज है कि हम लोग के पास आता है यहाँ पे एक डिसऑर्डर का क्योर जिसको हम कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट है, सिंगल लाइन में उसको पढ़ाया जा सकता है, वो भी मैं आगे पढ़ा दूंगा। एक एक करके शुरू करते हैं, इन सभी टॉपिक्स को देखते हैं। पहला है बीटी कॉटन या बीटी प्लांट्स का बनना। बीटी प्लांट्स, हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी भी, है ना। जैसे कि एबायोटिक स्ट्रेसेस से प्लांट्स बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, है ना। जैसे कई बार ड्रॉट आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है ना। तो ये सारे तो कॉजेज़ हैं ही। इसके साथ साथ बहुत सारे पेस्ट यानी कि कीड़े लग जाते हैं हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। तो उन्हीं से कोप अप करने के लिए बीटी प्लांट्स बनाए गए हैं। बीटी प्लांट जो है उसमें एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया है विच बिलोंग्स टू अ बैक्टीरियम नोन एज बैसिलस thuringiensis। इसीलिए इसका नाम होता है बीटी प्लांट, क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिक पेस्टिसाइडल जीन डाली गई है वो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से ली गई है। ठीक है, तो बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis। ठीक है, होता क्या था कि ये जो बीटी है यानी कि बैसिलस thuringiensis है, ये इसको भी हम बोलते हैं कि अगर कोई जो इंसेक्ट है वो किसी प्लांट को या किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ साथ वो किसी बैक्टीरिया को भी कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन ये बैक्टीरिया उससे सेंसिटिव है और इसने एक नॉवेल डिफेंस स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है विच इज़ टॉक्सिक टू पेस्ट। उस प्रोटीन का नाम होता है क्राई प्रोटीन, और वो जीन जो है जो वो प्रोटीन बनाती है उसको हम कहते हैं क्राई जीन। तो यहाँ पे इसके अंदर इसके डीएनए में प्रेजेंट होती है क्राई जीन, जो कि एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। ठीक है, ये जो क्राई प्रोटीन होती है ये इस बैक्टीरिया के अंदर जब तक रहती है तब तक ये इनएक्टिव होती है, मतलब कि ये जनरली इनएक्टिव होती है इस बैक्टीरिया के अंदर। इट इज इनएक्टिव इनसाइड बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज इनएक्टिव इनसाइड बैक्टीरिया, लेकिन ये एक्टिवेटेड हो जाती है जब ये किसी पेस्ट के अंदर घुसती है, यानी कि ये इंसेक्ट्स के अंदर एक्टिव हो जाती है। इंसेक्ट्स के अंदर ये एक्टिवेटेड हो जाती है, यानी कि ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है, जब ये इंसेक्ट के अंदर जाती है तो ये एक्टिव हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो क्रायोप्रोटीन है इसको एक्टिवेट होने के लिए चाहिए बेसिक पीएच, और बेसिक पीएच उसको मिलता है इंसेक्ट्स के गट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इंसेक्ट्स के गट में यहाँ पे इसको बेसिक पीएच मिलता है। ठीक है, बेसिक पीएच मिलता है इसको इंसेक्ट के गट के अंदर। ओके, तो ये चीज़ होती है और इसी चीज़ को एम्प्लॉय किया गया है प्लांट्स में। तो ये जो जीन है इसको उठा के डाल दिया गया इन द जीनोम्स ऑफ प्लांट। अब जब प्लांट के जीनोम में ये जीन प्रेजेंट है तो प्लांट भी क्रायो प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं,
और जब प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं पेस्ट यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं, तो उनके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं, उनके इंटेस्टाइन में हो जाती हैं परफोरेशंस, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। और इससे बीटी प्लांट्स अपने आप को कोप अप कर लेते हैं विद द लॉसेस दैट दे वर गोइंग टू इनकर ड्यू टू पेस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये है एक नॉवल स्ट्रैटेजी जो कि एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि जो क्रायो प्रोटीन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। वो क्यों अलग टाइप की है? क्योंकि उसका जो जीन है वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता रहता है। और जो अलग अलग टाइप की क्रायो प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग टाइप के पेस्ट यानी कि इंसेक्ट्स को अटैक करती है। ठीक है, दे आर इंसेक्ट स्पेसिफिक। हम बोल सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रायोजीन्स, देयर आर डिफरेंट क्रायो प्रोटीन्स, ठीक है, विच आर स्पेसिफिक टू इंसेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्रायो प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं क्राय 1AB, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट को अफेक्ट करता है जिनको हम कहते हैं कॉर्न बोरर्स। ठीक है, एक होता है जिसको हम कहते हैं क्राय 1AC या फिर क्राय 2AB। ये दोनों कॉटन बॉलवॉर्म्स को किल करते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल इसीलिए मैंने लिखे हैं ताकि ये पता लग पाए कि जो हमारी क्रायो प्रोटीन्स हैं उनकी जीन्स अलग अलग होती हैं, डिफर करती है, और वो क्रायो जीन्स जो है, क्रायो प्रोटीन्स जो है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को किल करती है, यानी कि दे आर इंसेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, हमें पता है इंसेक्ट्स की भी डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, है ना, लेपिडोप्टेरेंस। तो उन स्पेसिफिक ऑर्डर्स पे स्पेसिफिक टाइप की क्रायो प्रोटीन्स एक्ट करती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है किसके साथ? आरएनए के साथ। होता यह है कि एक वर्म है, एक नेमाटोड है जिसका नाम होता है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है, ये जो मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया है ये टोबैको की रूट्स को अफेक्ट करता है। दे लिव्स इन द रूट्स ऑफ टोबैको। ठीक है, टोबैको की रूट में रहता है और ये टोबैको की रूट को खराब करता है, जिसकी वजह से टोबैको की जो भी एग्रीकल्चर है, जो भी फार्मिंग है, वो अफेक्ट होती है। ओके, अब इससे बचने के लिए कौन सी नॉवल स्ट्रैटेजी एप्लीकेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं? हम लोग अप्लाई करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस को। कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो नेमाटोड की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो नेमाटोड की ग्रोथ एंड प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट जीन्स है, अगर मैं उसको एक्सप्रेस ना होने दूं तो नेमाटोड ग्रो नहीं कर पाएगा। वो जब ग्रो नहीं कर पाएगा तो उसकी किलिंग भी हो जाएगी। जब उसकी किलिंग हो जाएगी तो फिर हमारा जो टोबैको प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा, है ना। होता यही है कि कुछ ऐसी जीन्स, कुछ ऐसे आरएनए बनाए गए थे, कुछ ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए गए थे जिनको इंट्रोड्यूस किया गया इस नेमाटोड, इस टोबैको प्लांट के जीनोम में, जिसकी वजह से ये जो टोबैको प्लांट है इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के आरएनए बनने लग गए थे। ठीक, और ये स्पेसिफिक टाइप के आरएनए जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं स्पेसिफिक जीन्स ऑफ मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया के। ठीक है, जब ये मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया उन जीन्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है तो हमें पता है डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन्स बनती हैं। ओके, अब अगर मैं डीएनए एक्सप्रेस कर रहा हूं तो आरएनए बन रहा है। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए
वाले जीन्स हमने बाहर से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं टोबैको के अंदर। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये डबल स्ट्रैंड बना लेते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्रिएट कर देते हैं नेमाटोड स्पेसिफिक आरएनए के साथ, और ये यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसका एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस। ठीक है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। जब ये जीन्स नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगी तो फिर तो भाई नेमाटोड वैसे ही ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी तो हो जाएगी डेथ। जब नेमाटोड की हो जाएगी डेथ तो भाई हमारा टोबैको प्लांट जो है उसमें इन्फेक्शन भले ही हो रहा हो लेकिन उस इन्फेक्शन का उसको कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ओके, तो ये दो मेन टेक्निक्स थी जो प्लांट्स में अप्लाई की गई थी, जो हमको पढ़नी है। हालांकि बहुत सारी अप्लाई की गई हैं, जैसे कि हम बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस भी बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के थ्रू। देखते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या किया गया, हमें पता है कि इंडिया एक गरीब कंट्री है, बहुत सारी गरीब कंट्री है भाई, है ना। तो जो गरीब लोग हैं उनके पास जो फूड होता है खाने के लिए मेनली वो क्या है, राइस है, व्हीट है ना। तो अगर वो राइस है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है ना, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, विटामिन की कमी है। अगर मैं इस राइस के अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्पेसिफिक जीन्स डाल दूं तो ये राइस भी माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच हो जाएंगे, है ना। यही नॉवल स्ट्रैटेजी रिसर्चर्स के दिमाग में भी आई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राइस की एक पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था विटामिन ए के प्रिकर्सर की जीन, दैट वाज बीटा कैरोटीन की जीन। ठीक है, उन्होंने राइस की जीन में बीटा कैरोटीन की जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया था, और बीटा कैरोटीन आगे चल के बनाता है विटामिन ए। ठीक है, जब उन्होंने इसकी जीन को राइस में इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो राइस निकल के आया उसका कलर येलोइश या फिर गोल्डन था। ठीक है, इसीलिए उसको गोल्डन राइस बोला जाने लग गया। हालांकि ये गरीब लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन गरीब लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि ये बहुत ही महंगा है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही महंगी होती है। ओके, तो ये भी एक एप्लीकेशन है लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं है। ऐसी बहुत सारी है लेकिन जो हमारे सिलेबस में है हमको सिर्फ वही पढ़नी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो कि एनिमल से रिलेटेड है। वो है, अगर मैं फार्माकोलॉजी की फील्ड की बात करूं तो अभी तक टोटल 30 रिकम्बिनेंट ड्रग्स बनाए जा चुके हैं। ठीक है, 30 रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स या ड्रग्स बनाए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 12 इंडिया में भी यूज किए जाते हैं, 12 यूज इन इंडिया। ओके, जिसमें से एक हमको पढ़ना है, दैट इज रिकम्बिनेंट इंसुलिन। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट इंसुलिन। ओके, अब ये जो रिकम्बिनेंट इंसुलिन है ये कैसे बनाई जाती है, इसको बनाने का मतलब ही क्या है, क्यों बनाए हम। हमें पता है कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है, आजकल के टाइम पे बहुत ही कॉमन बीमारी है ना। और डायबिटीज़ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, या फिर अगर ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो उसमें हमें इंसुलिन का इंजेक्शन भी देना पड़ता है। और वो इंसुलिन का इंजेक्शन पहले जो दिया जाता था वो किसी दूसरे वर्टिब्रेट एनिमल के पैनक्रियाज से उठाकर हमारी बॉडी में डाला जाता था, जो कि काफ़ी हद तक काम करता भी था। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि भाई कई बार वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज कॉज करता था, क्योंकि वो दूसरे एनिमल की बॉडी से हमारी बॉडी में डाला गया है तो वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज भी कॉज करता था। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए यहाँ पे रिकम्बिनेंट इंसुलिन को बनाया गया। अब इसमें एक इसमें दिक्कतें क्या आ रही थी इसके बनाने में, वो ये थी कि इंसुलिन जो है वो सिंगल चेन प्रोटीन नहीं है। मैच्योर फॉर्म में इंसुलिन जो है उसकी 2 चेन होती है। इंसुलिन जो है अपने इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन फॉर्म में
प्रो इंसुलिन फॉर्म में इसकी होती हैं 3 चेन्स, ठीक है, इसकी होती हैं 3 चेन्स, चेन ए, चेन बी और चेन सी, ठीक है। जब ये जीन एक्टिव, जब ये प्रोटीन एक्टिव होती है, मतलब एक्टिव इंसुलिन होती है, ठीक है, जब इसका एक्टिवेशन होता है तो इसमें रह जाती हैं 2 चेन्स, चेन ए और चेन बी, जिसको जोड़ा जाता है बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको जोड़ा जाता है। प्रॉब्लम ये थी कि हम इस जीन को तो इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन इससे जो इंसुलिन बनती वो इनएक्टिव बनती है ना। इसीलिए क्या किया गया, ए और बी, क्योंकि ए और बी ही एक्टिव इंसुलिन में प्रेजेंट होती है, तो ए और बी के स्पेसिफिक जीन को उठाया गया, उनको स्पेसिफिक प्लाज्मिड्स में डाला गया और उन स्पेसिफिक प्लाज्मिड से सेपरेटली ए और बी चेन को लिया गया और उनको बाद में जोड़ा गया बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। कुछ ऐसा दिखता है वो, एक यहाँ पे हमने होस्ट लिया है, दूसरा होस्ट लिया है, ठीक है, एक प्लाज्मिड इसमें है, एक प्लाज्मिड इसमें है, इसमें ए चेन के स्पेसिफिक जीन है, इसमें बी चेन के स्पेसिफिक जीन है, ठीक है। इसके एक्सप्रेशन से ए चेन बनेगी, इसके एक्सप्रेशन से बी चेन बनेगी, इन दोनों को हमने निकाल लिया है और इसको बाद में हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ लिया है, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया गया था, ओके। तो ये सीन है और इसको पहली बार बनाया था एक अमेरिकन कंपनी ने इन 1983। उस कंपनी का नाम था एली लिली, ठीक है, ये था कंपनी का नाम और इन्होंने पहली बार रिकम्बिनेंट इंसुलिन बनाई थी, ओके। तो ये है एनिमल से रिलेटेड पहला यूज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखते हैं दूसरा यूज। एक डिसऑर्डर है जिसका नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। होता क्या है इस डिसऑर्डर में होता ये है, नाम से ही पता चल रहा है इम्यूनोडेफिशिएंसी है, यानी कि इसमें इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट, यानी कि इम्यून सिस्टम उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड रहता है, जिसकी वजह से हमको डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। अब इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि हमारी बॉडी में होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इम्यून एक्टिवेशन में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। पर टी लिम्फोसाइट्स की प्रॉपर मैच्योरेशन, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमको एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम होता है ADA, मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज, एडेनोसिन डीएमिनेज। ये एंजाइम हमको चाहिए होती है अगर हमको प्रॉपर ग्रोथ करानी है एंड डेवलपमेंट करानी है टी लिम्फोसाइट की। अब अगर किसी बंदे में, किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी पर्सन में ये जीन डिफेक्टेड हो या डिलीटेड हो या हो ही ना, है ना, तो होगा क्या, तो होगा ये कि टी लिम्फोसाइट तो बनेगा उसके अंदर, पर उसकी प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी तो इन टर्न इट विल लीड टू सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ओके। ऐसा ही एक केस 1990 में देखा गया था एक 4 साल की लड़की में, 4-year-old गर्ल में, ठीक है। 4-year-old गर्ल में ये केस देखा गया था 1990 में, ठीक। अब जिसको ये SCID डिसऑर्डर था, अब उसको क्योर करने के लिए यहाँ पे कुछ टाइप्स की अप्रोचेस ली जा सकती थी। पहली अप्रोच ये ली जा सकती थी कि भाई हम क्या करें, हम बाहर से इंजेक्शन के थ्रू एडेनोसिन डीएमिनेज डाल दें, है ना, बाहर से वो एंजाइम डाल दें। इसी को हम कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसी को हम कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक।
कि हम इंजेक्शन के थ्रू बाहर से एडीए डालते रहे। ओके, ईआरटी बोलते हैं इसको, ईआरटी, ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं इसको, कि बाहर से हम लोग इंजेक्शन के थ्रू डाल दें। दूसरा एक अप्रोच हो सकती थी कि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए, क्योंकि हमें पता है टी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो से बनते हैं, और अगर हम नॉर्मल पर्सन के बोन मैरो को डालें तो वहाँ पे नॉर्मल टी लिम्फोसाइट बनना शुरू हो जाएंगे। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो सकती थी, पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत ही टीडियस जॉब है, और उतना ज़्यादा मतलब इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये भी कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं था। हालांकि ईआरटी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, कर सकते थे, पीरियोडिकली कर सकते थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते थे, लेकिन वो एक सर्जरी है और उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए उसको करना ठीक नहीं है, ठीक है। और तीसरी अप्रोच ये है कि हम यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, और यही हमको पढ़ना है, ठीक। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हैं हम लोग ये सकते हैं कि हम लोग उस लड़की के टी लिम्फोसाइट्स को जो कि डिफेक्टेड है उसको उसके ब्लड से निकालें, है ना। टी लिम्फोसाइट्स को हमने उसके ब्लड से निकाला, ठीक, ओके। हमें पता है ये टी लिम्फोसाइट उस लड़की का है, तो इसमें एडीए की जीन नहीं प्रेजेंट है, ठीक। हम इसके टी लिम्फोसाइट के अंदर, हमें पता है टी लिम्फोसाइट के अंदर डीएनए होगा, है ना, जिसमें एडीए नहीं है। अगर हम इसके अंदर एडीए इंट्रोड्यूस करा दें तो भाई ये टी लिम्फोसाइट एकदम सही हो जाएगा। यही कराया भी गया था यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। यहाँ पे क्या किया, रेट्रोवायरस को लिया गया जिसके अंदर एडीए की जीन डाली गई, ठीक। और हमें पता है रेट्रोवायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं और अपना आरएनए, अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इस सेल के अंदर डालेंगे। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करेगी तो ये cDNA बनाएगा जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा, ठीक है। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटीग्रेट कर जाएगा ह्यूमन जीनोम के साथ, इंटीग्रेटेड विद होस्ट जीनोम, ठीक है। यही तो रेट्रोवायरस करता है एड्स की तरह, है ना। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा और वो फिर इस टी लिम्फोसाइट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, ओके। जब ये इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है उसके बाद होगा क्या, उसके बाद सिंपल ये जो है टी लिम्फोसाइट ये नॉर्मल टी लिम्फोसाइट की तरह एक्ट करने लगेगा, ओके। यही किया भी गया था कि रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू एडीए स्पेसिफिक जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, जिससे कि जो डिफेक्टेड टी लिम्फोसाइट्स थे वो नॉर्मल टी लिम्फोसाइट की तरह एक्ट करने लगे, और उसको वापस से उस लड़की में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स की प्रॉपर मैच्योरेशन होने लगी थी, ठीक है। तो ये था एंजाइम, ये था हमारा एडीए डेफिशिएंसी का क्योर, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने ठीक किया, ठीक है। पर इसमें भी एक ड्रॉबैक था कि ये भी कंप्लीट क्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टी लिम्फोसाइट जो है वो एक मॉर्टल सेल है, वो इमॉर्टल नहीं है। मतलब वो कुछ टाइम बाद, मतलब उसकी लाइफ टाइम है, वो एक अपनी लाइफ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, है ना। वो हमेशा ही जिंदा नहीं रह सकता है, वो एक लाइफ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमको वापस से ये टेक्निक एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, वापस से ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये परफॉर्म करने पड़ेंगे, और वापस से उसके अंदर उसकी बॉडी में नॉर्मल टी लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पीरियोडिक है, ओके। ये कंप्लीट क्योर नहीं है, बट ये भी एक पॉसिबल ट्रीटमेंट का तरीका था जो कि उसमें किया भी गया, ओके। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट क्योर। कंप्लीट क्योर क्या होगा इसका? ऐसे जो डिसऑर्डर है उसका कंप्लीट क्योर सिर्फ यही होता है कि अगर मैं अर्ली एम्ब्रॉय के स्टेज पर, अगर हम अर्ली एम्ब्रॉय के स्टेज पर हमें पता चल जाए कि उस पर्सन को वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और हम उसके बोन मैरो के अंदर, हम उसके बोन मैरो के अंदर
बोन मैरो की जीन जो बोन मैरो का जीनोम है उसके जीनोम के अंदर नॉर्मल एडीए स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करा दे तो ये कंप्लीट क्योर होता है। पर ये लगभग एक इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि पहली बात तो हमको अर्ली एम्ब्रॉय के स्टेज पे पता ही नहीं होगा कि इस एम्ब्रॉय को ये डिसऑर्डर होने वाला है ना। पता भी चल गया तो उसके बाद उसका बोन मैरो नहीं बना होगा। बोन मैरो भाई इतनी जल्दी कहाँ बनता है ना। और बोन मैरो बन भी गया तो उसमें इसको इंट्रोड्यूस करना फिर वापस से उस एम्ब्रॉय के अंदर डालना बहुत मुश्किल चीज़ है ना। तो लेकिन ये एक थ्योरेटिकली कंप्लीट क्योर का मीजर हो सकता है। ओके, तो ये था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही कुछ और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एनिमल्स में देखे गए हैं, जैसे कि एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी, एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी। ये जो रोजी काऊ थी इसके अंदर एक जीन डाली गई थी जो कि एक एंजाइम एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी जिसका नाम था अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, ठीक है। वैसे तो काउज अल्फा लैक्टा एल्बुमिन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये जो रोजी काउ थी ये पर लीटर ज़्यादा अल्फा लैक्टा एल्बुमिन प्रोड्यूस कर रही थी। अराउंड 2.4 ग्राम अल्फा लैक्टा एल्बुमिन पर लीटर ऑफ मिल्क ये प्रोड्यूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसजेनिक काउ थी, ठीक है। और अल्फा लैक्टा एल्बुमिन बहुत ही अच्छा प्रोटीन माना जाता है फॉर इन्फेंट्स, ठीक है। तो ऐसे इन्फेंट्स जो ब्रेस्ट फीडिंग जिनकी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना करते हैं, तो वो इस तरह की ट्रांसजेनिक काउस को यूज करके ऐसे न्यूट्रिशन को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। और भी है, जैसे कि एक ट्रांसजेनिक सब्सटेंस है, ट्रांसजेनिक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ये बनाया गया था और ये ट्रीट करने में हेल्प करता है कौन से बीमारी को? एम्फीसेमा को, ठीक है। हमें पता है एम्फीसेमा इज अ लंग डिसऑर्डर जिसमें एल्वेलाई की वॉल कोलैप्स, एल्वेलाई की वॉल जो है वो स्टिफ हो जाती है। तो उसको क्योर करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को यूज़ किया जाता है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि बायोपायरेसी, है ना, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एथिकल इश्यूज आते हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले। वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी सिंपल हैं। जो चीज़ें पढ़ाने वाली थी वो मैंने पढ़ा दी हैं, है ना। तो ये था हम लोग का यूनिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, हालांकि 13 चैप्टर हैं बोर्ड्स के, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे जो बचे हुए जो हमने नहीं कवर किए हैं, वो होगी हमारी जेनेटिक्स की यूनिट, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं। जेनेटिक्स मतलब कि जो हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स आता है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, दूसरा आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा आएगा एवोल्यूशन, है ना। तो ये तीनों चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एवोल्यूशन की बात करें तो उसमें हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, है ना। अडेप्टिव रेडिएशंस, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो पूरा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसके साथ साथ जो हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर है, वो भी, उसमें भी कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। और अगर मैं बात करूं हमारा इकोलॉजी का, तो इकोलॉजी में भी जो पहला चैप्टर है पॉपुलेशन वाला चैप्टर जो है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो बायोटिक इंटरैक्शंस वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें हम कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, है ना, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम में बात करें तो हम लोग इकोसिस्टम अगर पढ़ते हैं तो उसमें जो शुरुआत का पार्ट है, प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट है, डीकम्पोजिशन वाला पार्ट है,
फूड चेन वाला पार्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, है ना। और उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर आता है उसमें कॉन्जर्वेशन की जो टेक्निक्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। उसके साथ साथ जो शुरुआत का पार्ट है, जो बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, वो सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट का एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को बोर्ड्स के लिए कवर करने हैं। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।